हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत की 12 अनुसूचियों के बारे में एवं भारतीय संविधान के प्रथम भाग के बारे में। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक बार हम 12 अनुसूचियों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में भारत में राज्य होंगे एवं केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जबकि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी जितने भी थे उनको मिलने वाला वेतन, पेंशन एवं भत्ता के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। चौथी अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें मतलब कितनी होंगी, कौन से राज्य में कितने राज्यसभा सीटें होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति जो एससी होते हैं उनके लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों मतलब कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का व्यवस्था किया गया है। सातवीं अनुसूची को 3 वर्गों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बना सकता है। इसमें 97 पहले विषय थे। जब मतलब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 97 विषय थे, अब 100 है। जबकि राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। इसमें पहले 66 विषय थे और 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में केंद्र भी बना सकता है कानून और राज्य भी कानून बना सकता है। अगर केंद्र के हित में हो तो केंद्र ही कानून बनाएगा। इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है कि पहले भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था उसमें 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। 2003 में 52वां 92वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 4 भाषा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली को जोड़ा गया था। उसके बाद 9वीं अनुसूची आती है, उसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक सुरक्षा से रिलेटेड जितना भी कानून है उसके बारे में हमको मिलता है वर्णन। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को पंचायती राज, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को नगर पालिका, जिसको 74वां संविधान संशोधन में 1993 में जोड़ा गया था। इसके बाद भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 1 में पढ़ा था कि भारत राज्यों का संघ होगा और जितना भी राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 में पढ़ा था कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना की शक्ति संसद के पास है, मतलब संसद के कानून द्वारा ही उसकी स्थापना हो सकती है या उसका प्रवेश हो सकता है। तीसरी आर्टिकल में पढ़ा था कि नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र जितने भी हैं, चाहे उसके सीमा में परिवर्तन हो या नाम में परिवर्तन हो, उसकी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। वो संसद द्वारा कानून बनाकर इसको किया जा सकता है। चौथा आर्टिकल में पढ़ा था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं आप कि भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो आर्टिकल 5 में है संविधान लागू होने पर नागरिकता। संविधान लागू होने पर नागरिकता कहने का मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब कहलाता, जब इसका 3 कंडीशन है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो,
दूसरा कंडीशन है कि उसके माता पिता में से कोई भारत का हो, या तीसरा कंडीशन है कि कम से कम वो 5 वर्ष भारत में रहा हो, तब वो भारत का नागरिकता कहला सकता है। 1950 में, 26 जनवरी 1950 में अनुच्छेद अनुच्छेद 6 में है, मतलब आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति नागरिकता कहलाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, ये डेट आप याद कर सकते हैं, 19 जुलाई 1948। इससे अगर पहले जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, जबकि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं जो पाकिस्तान से भारत, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आर्टिकल 7 में कहा जाता है कि पाकिस्तान से जाने वाले को नागरिकता, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 8 में बोला गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, जो आप, जैसे कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। जैसे कि इसमें होता है क्या कि अगर आपके मम्मी पापा चाहे आपके दादा दादी कोई भारत से संबंध रखते हों, या आप रजिस्ट्रेशन करवा के भारत के नागरिकता ले सकते हैं। आर्टिकल 8 में, आर्टिकल नंबर 9 में बोला गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा। अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं या किसी देश में जाकर उसकी नागरिकता लेते हैं, तो आपका क्या होगा, भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। फिर आप वो जहाँ पे आप रहिएगा वहाँ की नागरिकता आपको मिलेगी, भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में है नागरिकता का निरंतर अधिकार। इसका कहने का मतलब है क्या, नागरिकता का निरंतर अधिकार कहने का मतलब कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर, मतलब आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सके। जैसे कि कहने का मतलब कि अगर आपकी नागरिकता को समाप्त करना है तो संसद को कानून बनाकर आपकी नागरिकता को समाप्त करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया है। आर्टिकल 11 में है संसद को मतलब शक्ति प्राप्त है कि वो जितना भी नागरिकता से रिलेटेड कानून है वो बनाएगा कौन, तो संसद बनाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 11 में के से ही जोड़ा गया था नागरिकता अधिनियम 1955, आर्टिकल 11। तो इसके बाद आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इससे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इस मतलब पहले इसका उद्देश्य था क्या, कि जैसे कि आपका भारत के पड़ोसी 3 देश जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे अगर मतलब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, सिर्फ मतलब कि उसके अगर धार्मिक समुदाय देखें तो मुस्लिम को छोड़ के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म हैं, और उनके साथ अगर धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है या उनको टॉर्चर किया जाता है, तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब कि इस एक्ट के तहत वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस भाग 2 को अगर हम इजी लैंग्वेज में अगर शॉर्ट ट्रिक में समझें तो 5 से 11 याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हमको भाग 2 में नागरिकता पढ़ने को मिलता है। तो आर्टिकल 5 में है संविधान लागू होने पर नागरिकता, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वाला, आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान से जाने वाला, आर्टिकल 8 में है विदेश में रहने वाला, आर्टिकल 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा, आर्टिकल 10 में है संसद द्वारा कानून बनाएगा, मतलब कि संसद जब आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर आपको नागरिकता को समाप्त न कर दिया जा सके। आर्टिकल 11 में है संसद के पास शक्ति है कि वो नागरिकता से जुड़ा कानून बनाए। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।